Hello, welcome you all to अफबाउ। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर टोटल 4 kinds ऑफ टाइट्रेशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस: एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड द फोर्थ वन इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये 3 कवर हो चुका था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बेसिक प्रिंसिपल इज आपके पास जब कोई मेटल आयंस है इन ए सोल्यूशन विथ अननोन कंसेंट्रेशन, तो इनिशियली वो मेटल आयंस फ्री कंडीशन में कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म करके रहेगा। बट व्हेन यू ऐड सम इंडिकेटर टू इट, आईएन डिनोट करता है इंडिकेटर। जब आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो वो इंडिकेटर आयंस मेटल आयंस के साथ जो कि फ्री फॉर्म में था एक कम्प्लेक्स फॉर्म करके रहेगा। और ये पूरा कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिस ही ये है कि जो मेटल आयन इंडिकेटर कम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसका कलर फ्री इंडिकेटर आयंस के कलर से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर Ca2+ मतलब कैल्शियम 2+ आयंस को एस्टिमेट करते हो विथ पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर, पीएनआर इंडिकेटर इसको बोलते हैं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मैंने आगे बताया है। तो पीएनआर इंडिकेटर इज नथिंग बट कैल्कॉन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इन फ्री कंडीशन इट एक्ट्स एज ए ब्लू कलर्ड एजो डाई। लेकिन अगर सोल्यूशन में इसको कैल्शियम आयन मिल जाए देन एट ए पीएच ऑफ 9 to 11 ये रेड कलर का एक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड कन्वर्ट्स द कलरलेस सोल्यूशन टू अ क्वीन रेड और पिंक सोल्यूशन। एंड प्लीज रिमेंबर द पीएच, क्योंकि ये हर एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि पीएनआर इंडिकेटर कैल्शियम आयन के साथ ओनली इन बेसिक पीएच कंडीशन ये रेड कलर या पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है टेक ईडीटीए सोल्यूशन ऑफ नोन मोलरिटी, जिसका मोलरिटी आपको पता हो वैसा एक ईडीटीए सोल्यूशन ब्यूरेट में लेके जस्ट स्टार्ट द टाइट्रेशन। सोल्यूशन में हमारे पास ऑलरेडी था मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। अब ड्रॉप वाइज ईडीटीए ऐड करने से, क्योंकि ईडीटीए इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट, ये भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। पीएनआर इंडिकेटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K1, और कैल्शियम ईडीटीए के साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K2। इन मोस्ट ऑफ द केसेस K2 इज ग्रेटर देन K1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं तो ये टाइट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट शुड बी मच मच हायर देन द अदर इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स, और ये टाइट्रेशन हो रहा है KOH के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि हमें 9 to 11 pH मेंटेन करना है, बेसिक कंडीशन मेंटेन करना है। एंड एट द एंड पॉइंट जब सब मेटल आयंस, सब कैल्शियम आयंस ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना चुका है तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या रहेगा? फ्री इंडिकेटर आयंस, जो कि है यहाँ पे PNR, पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर। सो एट द एंड पॉइंट वी विल गेट ए कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, और जो टाइटर वैल्यू आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल XmL, एंड इफ यू नो द मोलरिटी ऑफ ईडीटीए M molar, then you can calculate how much Mn plus ions, in this case calcium 2+ ion, was present in the solution। ये रहा आपका at a glance gist of complexometric titration। अब हम थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि complexometric titration में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक है कि फ्री इंडिकेटर का कलर और मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का कलर अलग होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट कलर। सेकेंड कंडीशन क्या था कि एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना चाहिए जो कि हर एक मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग है। एंड द थर्ड कंडीशन इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स शुड बी मोर देन स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। और ये जनरली होता है क्योंकि ईडीटीए कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, ईडीटीए इज अ चिलेटिंग एजेंट। ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड एंड दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एज पर द नेम सजेस्ट टेट्राएसिटिक एसिड का जो टेट्राएसिटेट ग्रुप है ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 एसिटेट ग्रुप एंड ये 2 एमाइन ग्रुप नाइट्रोजन विद देयर लोन पेयर्स कैन फॉर्म a very stable chelate complex with any metal ions। एंड वी ऑल नो कि चिलेट कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाकी कोई भी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमेशा ज्यादा होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जांपल्स ऑफ मेटल आयंस वी एस्टिमेट मोस्ट ऑफ देम आर डाइवैलेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। उसके पीछे भी एक रीजन है, दैट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कमर्शियली अवेलेबल जो ईडीटीए है वो है ईडीटीए का सोडियम सॉल्ट।
जो कि सोल्यूशन में रहता है H2Y2- फॉर्म में। यहाँ पे Y क्या डिनोट करता है? EDTA का स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मैंने दिखाया था, 1, 2, 3 and 4. So if you consider these 4 hydrogens, then the structure of EDTA should be represented as H4Y. तो Y हो गया इसका नेगेटिव पार्ट। लेकिन कमर्शियली अवेलेबल सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA में आखिरी 2 हाइड्रोजन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ EDTA के लिए नहीं, कोई भी कम्प्लेक्स जो कि मोनोबेसिक नहीं है, डाई या ट्राई बेसिक है, उसके लिए ये सेम एप्लीकेबल है थ्योरी। जैसे कि H3PO4 कैन इजीली फॉर्म H प्लस H2PO4 माइनस, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दिस H2PO4 माइनस टू फॉर्म H plus HPO4 2 minus, and it will be more difficult for HPO4 2 minus to form H plus PO4 3 minus. So in case of EDTA also, the first 2 hydrogen releasing tendency is much easier than the last 2 hydrogen releasing tendency. So इसीलिए H2Y2- ये EDTA का एक जनरल एनायनिक फॉर्म है जो कोई भी मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वक्त हम यूज करते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला वी यूज टू रिप्रेजेंट द चिलेट कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर केसों में 1:1 एडिशन होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि pH ऑफ मीडियम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज मोस्टली pH डिपेंडेंट। Normally, divalent metal ions forms metal EDTA complex in basic condition. जैसे कि हमने देखा था कैल्शियम 2+ के साथ चाहे PNR हो चाहे EDTA हो, कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है in the pH range of 9 to 11. So that is basic condition. और थ्रू आउट द टाइट्रेशन अगर हमें उस pH को मेंटेन करना है, then sometimes buffer may be added. स्टेबिलिटी कांस्टेंट का अगर हम कुछ वैल्यू देखें, देन वी विल फाइंड कि EDTA के साथ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करता है? कॉपर। एंड बाकी आयंस का स्टेबिलिटी भी इज नॉट मच लेस। अब कौन सा मेटल इंडिकेटर फ्री कंडीशन में कौन सा कलर देगा और मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सा कलर देगा, उसके लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, प्लीज नोट डाउन। इनमें से EBT का आपने नाम सुना है, ज़ाइलिनॉल ऑरेंज का आपने नाम सुना है, और मैं अभी कह रहा था PNR पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर के बारे में। ये जो PAN इंडिकेटर है, इट इज पिरीडाइल एजो नैप्थॉल इंडिकेटर। नाउ इफ यू नोटिस केयरफुली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी इंडिकेटर फ्री कंडीशन में ब्लू या वायलेट कलर में रहता है और मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद रेड या पिंक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दोज आर मोस्टली यूज्ड फॉर कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस, जैसे कि EBT, म्यूरक्साइड, कैलकॉन, पैटर्न रीडर्स इंडिकेटर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज वेदर EDTA इज प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। EDTA ऑब्वियसली इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हमने जो देखा था पिछले लेक्चर्स में कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इट शुड बी ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। सो EDTA का मॉलिक्यूलर वेट तो काफी हाई है बिकॉज EDTA हैज ए बिग स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बावजूद भी EDTA is not a primary standard because of these reasons. ये जो 2 मोल of water है, that is water of crystallization, and that changes during weighing of EDTA as an indicator. और second reason है commercially available। मैंने पहले ही कहा था कि EDTA normally सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, बट दैट इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म। और प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए वी नीड अ फॉर्म ऑफ दैट इंडिकेटर substance which is very much pure, 100% pure. So for these reasons we need to standardize EDTA every time we want to use it. इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। उसके पहले सम स्पेशल कंडीशंस जब हम EDTA को यूज करते हैं। EDTA solutions should be stored in polythene bottles but not in soft glass vessels, क्योंकि EDTA इतने स्ट्रॉन्ग चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है that it attacks glass to dissolve calcium, magnesium, etc. cations and anions also. So prolonged storing के लिए we will prefer polythene bottles. This point is very important. During preparation of EDTA solution, avoid using tap water. क्यों? क्योंकि हमें complexometric titration में estimate क्या करना है कि Ca2+ कितना है, Mg2+ कितना है, like this kind of mostly divalent cations हमारे पास solution में कितना है। अब हम जो टैप वाटर यूज करते हैं, उस टैप वाटर्स में सम ऑफ दीज आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट,
So हमारा estimation will be wrong because in most areas the tap water we use are not completely soft. They might be hard water and water का hardness का reason क्या है? The presence of Ca2 plus and Mg2 plus salts. So during preparation of EDTA solution, please use distilled water or double distilled water. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अच्छा, इतने सारे ईडीटीए का कंडीशन क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज टाइट्रेंट जो ब्यूरेट में रहता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और जो एनालाइट है नीचे बीकर में रहता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं. So in most of the complexometric titrations, titrant we use is EDTA. That is why there are so much special conditions applicable to EDTA. Next condition क्या है? EDTA titration responses well with 0.25 millimolar Mn plus ion concentration in a volume of 50 to 150 ml solution. मतलब हम high concentration of ions use नहीं कर सकते हैं because that will disturb the end point titration. हमें एंड पॉइंट में क्या चाहिए कि 1 ड्रॉप ऐड करने के बाद ही हमारा कलर चेंज आ जाए. लेकिन अगर Mn प्लस मतलब एनालाइट आयंस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो आखिर में कुछ आयंस ऐसे बच जाएंगे जो कि वापस पीएनआर इंडिकेटर के साथ या फिर जो भी इंडिकेटर हमने यूज किया था उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा. टोटल 100% Mn प्लस को हमें चाहिए कि EDTA के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाए ताकि पीएनआर इंडिकेटर या फिर दूसरा जो इंडिकेटर है वो सोल्यूशन में फ्री कंडीशन में अपना कलर दिखाए, तो ही तो आएगा हमारा एंड पॉइंट. लेकिन अगर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा. दैट इज व्हाई वी नीड टू यूज this amount of millimolar concentration at most. Fourth condition is metal EDTA complex formation highly pH dependent, so pH should be kept constant by adding buffer solution. ये हमने पहले भी देखा था. Next is in some titrations endpoint color change is too much slow. In such cases a sharp endpoint may be obtained by titrating the solution above 40 degree centigrade. ये कुछ नहीं है, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है. और क्योंकि ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन नहीं है. देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या था? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व था. मतलब आप अगर फेरस सॉल्ट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विथ Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट तो सब फेरस सॉल्ट Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स. सेकेंड्स भी नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. Because redox titration was all about movement of electron which is much faster. और complexometric titration जो अभी हम देख रहे हैं उसमें क्या है? उसमें चिलेटिंग कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है. और किलेशन में इन्वॉल्व्ड पार्टिसिपेंट्स कौन है? EDTA जो कि खुद एक बिगर साइज का आयन है, PNR ये भी एक बड़ा साइज का आयन है, और साथ में Ca2+, Mg2+, these ions. सो यहाँ पे कैल्शियम के साथ PNR का कम्प्लेक्स बनना, फिर EDTA से वो कम्प्लेक्स तोड़ के कैल्शियम के साथ EDTA का कम्प्लेक्स बनना, इन सब चीजों में टाइम लगता है मोर देन रेडॉक्स टाइट्रेशन. एंड इफ दोज टाइम टेकिंग प्रोसेसेस आर टू स्लो देन समटाइम्स वी मे मिस द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट हमसे मिस हो सकता है और द एंड पॉइंट माइट नॉट बी शार्प इनफ कि एक ड्रॉप में ही आपको पता चले, ऐसा नहीं होगा इफ द रिएक्शन इज टू स्लो. दैट इज वाई समटाइम्स वी नीड टू टाइट्रेट द सोल्यूशन अबव 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा एंड चिलेशन रिएक्शन का भी रेट इंक्रीज करेगा. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइक्रोइज्म. डाइक्रोइज्म इज एक्चुअली ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेनन. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जैसे कि लाइट, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसका एक कंपोनेंट्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा कंपोनेंट्स होगा vertical to the plane. And in such cases absorption of those lights और component of lights भी different तरीके से होता है. या तो राइट हैंड पोलराइजेशन होगा जैसे D, या तो लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन होगा जैसे L. और ये दोनों अलग कंपोनेंट्स का अगर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइक्रोइज्म. और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम टू मच इंडिकेटर यूज करें, जैसे कि PNR इंडिकेटर कैल्शियम के डिटेक्शन के वक्त अगर हम ज्यादा यूज करें तो ऐसा हो सकता है कि एंड पॉइंट आने से पहले, एंड पॉइंट कब आएगा? जब सब मेटल आयंस EDTA के साथ कम्प्लेक्स बना चुका होगा और सोल्यूशन में सिर्फ प्री PNR इंडिकेटर आयंस रहेंगे जिसका कलर ब्लू है.
लेकिन इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू मच पीएनआर इंडिकेटर, सब इवन प्लस ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म करने से पहले ही ब्लू कलर अपीयर हो जाए, and in that case we will get an erroneous endpoint. Now example of some indicators which are commonly used in complexometric titration. जैसे कि म्यूरेक्साइड, ये क्या है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ परप्यूरिक एसिड, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। और क्योंकि कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं वो पीएच डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर पीएच में पर्टिकुलर कलर शो करता है। सो रिगार्डिंग एवरी इंडिकेटर दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूरेक्साइड सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन स्टेबल नहीं है, सो हर बार प्रिपेयर करना पड़ता है फ्रेशली, सो दिस इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। वेरी कॉमनली एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन केस ऑफ कैल्शियम आयन डिटर्मिनेशन। और इसकी एडवांटेज क्या है पैटर्न रीडर्स इंडिकेटर के, कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, अगर सोल्यूशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आयन प्रेजेंट है तो इन दैट केस ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट कैल्शियम आयन perfectly by forming a complex of wine red color. Ideochrome black tea or solochrome black tea, which is also known as EBT indicator, और ये यूज होता है जब हमारे पास मिक्सचर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों आयन को हमें एक साथ टाइट्रेट करके डिटेक्ट करना पड़ता है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स कितने हैं। यहाँ पे ऑल्सो मेक श्योर यू रिमेंबर द पीएच वैल्यूज एंड रिगार्डिंग कलर ऑफ कम्प्लेक्स, किस पीएच रेंज में किस कलर का कम्प्लेक्स जनरेट होता है। EBT इंडिकेटर के लिए pH रेंज 7 to 10 इज सफिशियंट, सो अमोनिया बफर ये यूज किया जाता है। whereas in case of pattern readers indicator हमें चाहिए 12 to 14 pH and that is why we use KOH, मतलब stronger base. Next one in the list is Chalcone or Solochrome dark blue. Speciality of this particular indicator is it retains its blue color up to 13 pH. पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर की तरह ये भी कैल्शियम 2+ आयंस को डिटेक्ट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयंस। नेक्स्ट इंडिकेटर इज xylenol ऑरेंज, इसका pH रेंज है 6.4 to 10.4 और जब ये एसिडिक कंडीशन में रहता है मतलब बिलो 7 देन इट शोज येलो कलर, और जब pH 7 से ज्यादा होता है then it appears as orange or red color. Xylenol orange जब मेटल आयंस के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म करता है then it appears as red color complex. अब कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होने वाले इंडिकेटर्स में क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमने पहले ही देख लिया था कि मेटल आयंस ईडीटीए के साथ जो चिलेट कम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट मस्ट बी मच हायर देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी ए शार्प कॉन्ट्रास्ट इन कलर, मतलब कलर में डिफरेंस होना चाहिए मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स के और फ्री इंडिकेटर आयंस के। थर्ड कंडीशन इज इंडिकेटर शुड बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मेटल आयन। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि अगर सोल्यूशन में बहुत लो लेवल का भी आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है लाइक पीपीएम एटसेट्रा, देन ऑल्सो द इंडिकेटर शुड फॉर्म अ कम्प्लेक्स विथ मेटल आयंस। एंड द फोर्थ कंडीशन which is very obvious कि ये total process should be in the color changing pH range of indicator। और ये ध्यान में रखिएगा कि हर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के pH रेंज भी अलग अलग होते हैं। नाउ EDTA, एज वी हैव सीन कि EDTA कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो हर बार एक्सपेरिमेंट से पहले हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। सो हाउ वी स्टैंडर्डाइज EDTA, और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पे हम एक मिक्सचर लेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के और उसको डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ PNR मतलब पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर, और साथ में EBT इडियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। सो EDTA को हम पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक मिक्सचर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हम डिटरमाइन करेंगे विथ हेल्प ऑफ पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर और इडियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।